Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to my channel. Please don't forget to subscribe my channel, and if you have issues in your data analysis part, you may contact me, and I can help you and will provide you my services in your data analysis. I am going to explain about the multiple regression analysis इन वार PLS। जो अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी हैं तो उसमें हमने सिंपल बेसिक से कि हम वार PLS को कैसे स्टार्ट करते हैं और उसमें अपना कैसे मॉडल को बिल्ड किया जाता है और फिर उसको हम कैसे एग्जीक्यूट करते हैं और उससे कैसे रिज़ल्ट जनरेट करते हैं, वो डिटेल में मैंने वहाँ पर एक्सप्लेन किया। नो अब क्योंकि मैं एडवांस मॉडलिंग की तरफ जा रहा हूँ तो उन सारे स्टेप्स को तो रिपीट करना पॉसिबल नहीं है। आल दो मैं इस वीडियो में कोशिश कर रहा हूँ कि उन तमाम प्रीवियस स्टेप्स को एक दफ़ा कंबाइंड रन कर दूँ तो उसके साथ आपको आसानी हो जाए और हम इसमें मल्टीपल रिग्रेशन जो है वो एनालिसिस परफॉर्म कर सकें। तो सबसे पहले मैंने अपने पास वार PLS की जो अभी स्टार्टअप है उसको ओपन किया है और इस स्टार्टअप से जो मेरे पास आइकन है यहाँ पे वार PLS का शो हो रहा है, दिस वन। इसको मैंने क्लिक किया तो मेरे पास फर्स्ट विंडो ये ओपन हो जाती है जो हमने डिस्कस की थी कि ये जनरली हमें 3 मंथ्स का ट्रायल वर्जन देता है विद फुल ऑप्शंस के साथ। तो यहाँ से हम प्रोसीड टू यूज़ सॉफ्टवेयर की तरफ जाते हैं तो हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास नई विंडो ओपन हो जाएगी। अब ये जो नई विंडो है डेफिनेटली इसके अंदर जहाँ पर जो है वो 6 स्टेप्स मेंशन है जो कि हमने प्रीवियसली डिटेल में डिस्कस किए हैं। तो इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग माय टाइम और इस वीडियो को लेंथी करने के, मैं इसको स्टेप 1 पे जाता हूँ और सबसे पहले हम एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट भी ओपन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं दोबारा से एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करता हूँ। तो हम क्रिएट प्रोजेक्ट फाइल पे क्लिक करते हैं तो ये बेसिकली ये प्रोजेक्ट को सेव कर लेता है मेन कि जो आप इसके ऊपर काम करना चाह रहे हैं उसको आप अपने पास जो है वो सेव कर लें। तो इसको हम कहीं अपने पास इसको जो है वो सेव कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको ई ड्राइव में जाता हूँ जहाँ मेरा ऑलरेडी काम सेव है, वहाँ पे मैं इसको वार PLS ट्यूटोरियल में जाकर मैं इसको सेव कर देता हूँ। इसको जो मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस, और इसको हमने मल्टीपल रिग्रेशन का नाम दे दिया और अपने किसी रिस्पेक्टिव फोल्डर में आपने उसको सेव कर दिया। तो जस्ट सेव पे क्लिक करें तो ये आपका प्रोजेक्ट जो होगा वो क्रिएट हो जाएगा। मीन आप जो भी आपका काम होगा, जो भी मॉडल डेवलप करेंगे, वो सारा आपका इस फोल्डर के अंदर जो है या इस प्रोजेक्ट फाइल के अंदर सेव हो जाएगा, जिसको आप दोबारा रीओपन करेंगे तो जहाँ से आपने छोड़ा था वहाँ से आप उसको स्टार्ट कर सकते हैं या सारा का सारा ये प्रोसेस उसमें सेव होता है। सेकेंड स्टेप होता है कि आप डाटा को अपलोड करें। तो हम इस पर सेकेंड स्टेप पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास जो ऑप्शन आ रही है वो है कि रीड फ्रॉम फाइल, रीड फ्रॉम क्लिपबोर्ड एंड गो बैक। तो हम रीड फ्रॉम फाइल कर लेते हैं। बेहतर होता है कि आप ऑलरेडी अपने पास जो है वो कोई एक्सेल की फ़ाइल या कॉमा डेलिमिनेटेड फाइल जो है वो अपने पास सेव करके रखें। तो आप आल फाइल्स पे यहाँ से जहाँ आपकी फ़ाइल है वहाँ जाकर आप आल फाइल्स पे क्लिक करें तो यहाँ पे तमाम फाइल्स आ जाएंगी। इसमें मेरे पास दोनों फाइल हैं, वार PLS ट्यूटोरियल कॉमा डेलिमिनेटेड फाइल भी सेव है और वार PLS। तो मैं एक्सेल पे क्लिक कर लेता हूँ और ये इसको जो है वो कहेगा कि आप इसको जब ये अपलोड करेगा, डबल क्लिक किया है तो हम इसको ओके कर देते हैं। इनिशियली मैंने इसको आपको बताया था कि ये थोड़ा सा इसके ऊपर जो होता है वो प्रोसेस करता है कि जब आप डाटा इनपुट करते हैं तो अभी ये लग रहा है कि ये कुछ स्टेप एग्जीक्यूट हो गया है, लेकिन वो बेसिकली इसने यहाँ पर डाटा को जो है वो अपलोड कर रहा है और उसको थोड़ी प्री प्रोसेसिंग कर रहा है। तो हमें यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना पड़ता है। बाकी स्टेप्स तो हम रिपीट कर सकते हैं, लेकिन जब भी आप कभी डाटा चेंज करेंगे तो डाटा चेंज करने के साथ आपका जो इंटायरली आपको सारे स्टेप्स होंगे वो दोबारा रिपीट करने पड़ सकते हैं। इसलिए अपकमिंग वीडियोस के अंदर मैं मोस्ट प्रोबेबली अब दोबारा से ये प्रोजेक्ट क्रिएशन नहीं करूँगा और ना ही डाटा को अपलोड करूँगा, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इसमें टाइम ले जाता है। तो इसमें हम इसको जो है वो अभी ये प्री प्रोसेस कर रहा है हमारे पास और अभी हमें जो है वो डाटा जो है वो जब ये अपनी तमाम प्री प्रोसेसिंग कर लेगा तो हमें दे देगा। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताता चलूँ कि अभी जो वार PLS के अंदर बेसिकली आप देखें तो दो शीट्स हैं, दो वर्कशीट्स हैं। एक वार PLS ट्यूटोरियल के नाम से एक शीट हो, तो जिसमें आपका डाटा पड़ा है उस शीट को कोई नाम दे दें और उस शीट को आपने सेलेक्ट करना है। अभी क्योंकि मेरे पास डाटा जो है वो वार PLS पे पड़ा हुआ है
तो मैं इसको var pls के ऊपर ही क्लिक करके तो इसको सेव करूँगा। और इसको नेक्स्ट करते हैं हम। नेक्स्ट में अगर ये तीनों ऑप्शन दे, कोई एरर नहीं दे रहे, तो उसका मतलब उसने प्रॉपर्ली आपको डाटा रीड कर लिया। सम टाइम ऐसा होता है कि एक्सेल के ऊपर आपका कोई एक आध कॉलम जो है उसमें वैल्यूज़ होती हैं, उसको हेडर नहीं होता, उसको नाम नहीं दिया होता, तो वो उसको प्रॉपर्ली रीड नहीं करता है। अच्छा, वंस ये अभी जो ऑप्शन इसने ओके की, उसके बाद ये दोबारा हमें ऑप्शन दे रहा है कि आपका डाटा प्री प्रोसेस हो गया है और फर्दर एनालिसिस के लिए रेडी है। हम इसको ओके करते हैं। यहाँ से हमसे पूछ रहा है कि क्या आपका ये डाटा करेक्ट है। ये हमारा सारा वो डाटा है जो यहाँ पर हमारे पास सामने जो है वो आ गया है। हम इसको कहते हैं येस, ओके कर देते हैं और फिर इसको दोबारा ओके करते हैं। तो जैसे हम ओके करें तो आप देखें स्टेप 3 जो है वो हाईलाइट हो गया। हम स्टेप 3 पे प्रोसीड करते हैं। मैं चाह रहा हूँ कि इसको ज़्यादा डिले ना करूँ। प्री प्रोसेस डाटा पे आप क्लिक करेंगे तो जो ऑलरेडी उसने डाटा कलेक्ट किया है वो उसके ऊपर देख लेता है कि उसके ऊपर कोई मिसिंग वैल्यूज़ तो नहीं है। सेकंड, उसके अंदर जो है वो अगर कोई मिसिंग वैल्यू है तो उनको ऑटोमेटिकली ये कलेक्ट कर देता है, या अरिथमेटिक मीन इम्पोर्टेशन के थ्रू जो मिसिंग वैल्यू है उसको कर लेता है। और बाकी भी अपनी फर्दर चेकिंग करके, और दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ये डाटा को स्टैंडर्डाइज कर देता है। हम इसको ओके करते हैं। ओके करके जस्ट वेट करते हैं कि ये हमें दोबारा एक शीट जो है वो शो कर देगा। प्री प्रोसेसिंग किया और प्री प्रोसेसिंग करने के बाद अब जितना हमारा डाटा था वो सारा यहाँ पे जो है वो स्टैंडर्डाइज हो गया। स्टैंडर्डाइज का मतलब ये हो गया कि उसने हर वैल्यू को अपने सॉफ्टवेयर के तहत जो है वो उसको स्टैंडर्डाइज फॉर्म में ले आए। मेन स्टैंडर्डाइज का मतलब होता है कि किसी फॉर एग्जांपल के का वेरिएबल है 8 का, तो इसका इसने मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लिया और मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन की बेसिस पे उसको स्टैंडर्डाइज वेट स्कोर दे दिया। तो डेफिनेटली जैसे अगर फॉर एग्जांपल मैं समझूं कि 5 था, हाईएस्ट वैल्यू थी, तो इसका वैल्यू 1.487 आ रहा होगा, ज़्यादा हो रहा होगा। और जो अगर 1 था तो 1 का शायद वैल्यू आपको 0.056 में दी हो। तो ये जो है वो यहाँ पर इसको जो है वो स्टैंडर्डाइज फॉर्म में ले लेता है। तो हम इसको करेक्ट येस पे क्लिक करते हैं। ये मैंने तमाम स्टेप अपनी प्रीवियस वीडियोज़ के अंदर एक्सप्लेन किए हैं, लेकिन दोबारा इसलिए रिपीट करने का मकसद था कि हम एक दफ़ा उसको जल्दी से देख लें, बजाय इसके कि वो आप सारी वीडियोस भी देख सकें। इसके बाद स्टेप 4 है। इसमें हमने SCME को जो है वो डिफ़ाइन करना होता है। तो हम यहाँ पे अपने मॉडल को डिफ़ाइन करते हैं, क्लिक करते हैं डिफ़ाइन SME मॉडल। अब बेसिकली हमने यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर हमने अपना जो स्ट्रक्चर है वो डेवलप करना है। जो स्ट्रक्चर मीन जिसके ऊपर हम बेसिकली काम करना चाह रहे हैं। तो हम यहाँ पर अगर आप सामने टॉप पे ऑप्शन देखें तो मॉडल ऑप्शन हैं, लेटेंट वेरिएबल ऑप्शन है, डायरेक्ट लिंक ऑप्शन हैं, मॉडरेटिंग लिंक ऑप्शन है। तो आपने, क्योंकि हमारे पास अभी ये जो डाटा है सर्वे डाटा है और उसके अंदर हम जो है वो लेटेंट वेरिएबल ऑप्शंस यूज़ कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पर उनको क्रिएट लेटेंट वेरिएबल के ऊपर क्लिक करूँगा। प्लीज़ मैं अगेन कह रहा हूँ कि ये थोड़ा सा जल्दी मैं प्रोसेस कर रहा हूँ। अगर आप डिटेल में देखना चाहते हैं तो मेरी प्रीवियस वीडियोस को और देखें, तो वो आप जब स्टार्ट से उसको देखेंगे तो आपको फुल कमांड जो है वो इसके ऊपर आ जाएगी और आप इजीली इसको जो है वो ड्रॉ कर सकें। अच्छा, मैंने अभी लेटेंट वेरिएबल ऑप्शन पे क्लिक किया और यहाँ पे क्रिएट लेटेंट वेरिएबल पे भी क्लिक किया। अब हम जब ये करते हैं और ये आपका जो पार्ट है येलो हो जाए, तो इसके बाद आपने ये जो वाइट पार्ट है वहाँ पे क्लिक करना है। तो जैसे वाइट क्लिक करेंगे तो आपके पास एक विंडो ओपन हो जाएगी। विंडो में आपने क्या करना है कि वो बेसिकली वेरिएबल्स जो आपके हैं जो आपने ड्रॉ करने हैं उसको एक तो सबसे पहले आपने नेम देना, और यहाँ पे मैक्सिमम 8 कैरेक्टर्स हैं। 8 वर्ड से ज़्यादा आप कोई नाम नहीं असाइन कर सकते। और सेकेंडली फिर यहाँ पे वेरिएबल्स है, तो लेट्स सपोज मेरा पहला वेरिएबल जो है वो ext है, उसको मैं नाम दे देता हूँ। और ये स्केल में मेरे पास रिफ्लेक्टिव है, रिफ्लेक्टिव फॉर्मेटिव अलग से डिटेल है, लेकिन हम बात अभी रिफ्लेक्टिव की कर रहे हैं। ज़्यादातर हमारा वर्क रिफ्लेक्टिव पे होता है। तो हम इसको इसके जो ext को रिप्रेजेंट करने वाले आइटम्स हैं उन तमाम को यहाँ पे जैसे फर्स्ट मैंने सेलेक्ट किया और ऐड पे क्लिक किया, तो ये आप देखते हैं कि ये व्यू इंडिकेटर्स वाले बॉक्स में आना शुरू हो गया। तो मैं इसको सारे जो ext से रिलेटेड हैं उनको मैंने यहाँ ट्रांसफॉर्म कर लिया। जब ये सारे यहाँ ट्रांसफॉर्म हो गए तो सिंपली आपने यहाँ पे जाके क्या करना है, सेव पे क्लिक करना है, सेव लेटेंट वेरिएबल सेटिंग। तो ये आपका एक वेरिएबल यहाँ पर आ गया। इसको देखना है। अब बेसिकली इसके 8 आइटम्स थे, तो आइटम्स तो यहाँ पे शो नहीं हो रहे। तो आइटम देखने हैं तो आप जस्ट इसके ऊपर क्लिक करें और मॉडल ऑप्शन पे जाके यहाँ शो हाइड इंडिकेटर्स पे क्लिक करते हैं। तो ये इसके आइटम्स भी आपको जो है वो नज़र आना शुरू हो जाएंगे। आप माउस कर्सर से आप इसको मूव कर सकते हैं राइट लेफ्ट जिधर भी।
इसके बाद हम और जो है वो वेरिएबल्स ड्रॉ करते हैं। फिर अगेन मैंने सेकंड क्लिक किया और ये मुझे दोबारा येलो हो गया, इसका मतलब यहाँ क्लिक कर रहा हूँ और नया वेरिएबल मैंने इसमें ऐड करना है। तो ये एजीआर एग्री नेस का वेरिएबल था, तो इसको मैं एजीआर के नाम से कर रहा हूँ। अभी मैं जो एक स्टडी को फॉलो कर रहा हूँ, लेकिन मैं नहीं चाह रहा कि उस स्टडी को डिफ़ाइन करूँ यहाँ पे। तो जनरली मैं यहाँ पर बस उसके वेरिएबल्स को ले रहा हूँ और आपने देखना है कि आप सेम इन दिस वे आप अपने वेरिएबल्स जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं और उनको रन कर सकते हैं। थ्योरेटिकल जस्टिफिकेशन तो फिर हम उसकी बाद में भी देख सकते हैं। ओके जी, ये एग्रीवेलनेस का वेरिएबल आ गया। इसके बाद एक और हम जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं और इसमें हम ये कौन का एक वेरिएबल है और यहाँ पर हम इसको जो है वो इसको भी जल्दी से हमने इसको ऐड कर लिया और इसको भी हम सेव कर लेते हैं। एंड इसको भी मैं यहाँ पे मैं एज एन आईवी के तौर पर लेके आ रहा हूँ और फिर एक और वेरिएबल भी हम ड्रॉ कर लेते हैं और वो न्यूरिसिज्म था और इसको NEU के नाम से मैंने एक सेव कर लिया और इसको भी ऐड कर लेता हूँ और इसको भी हम सेव कर लेते हैं। अच्छा, मेरी वीडियोस को बनाने का मकसद ये होता है कि एक तो सबको क्लियरली डिफाइन हो। अगर कोई वीडियो लेंथी हो जाती है तो लर्न करने वाले डेफिनेटली अपना थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं। ये वन टाइम एफर्ट होती है और बहुत सी चीज़ें वो जो होते हैं वो सीख जाते हैं और हमने भी ऐसे ही सीखा होता है। इसके बाद दोबारा हम लेटर वेरिएबल, अब मैं अपने डीवीज़ को ड्रॉ करने जा रहा हूँ। तो लेट्स सपोज मैं अपने डीवीज़ जो है वो ये ले रहा हूँ, एक तो KAC ले लेता हूँ, KAC को ले लेता हूँ मैं। अल्टरनेटिवली इन तमाम वेरिएबल्स को चेंज करके, इसके 12 आइटम्स थे तो मैं इसको 12 के साथ ले लेता हूँ और इसको मैं यहाँ पर सेव कर लेता हूँ। एक और अनदर वेरिएबल मैं ड्रॉ कर लेता हूँ और उसका नाम वो भी हम मेरे पास हैं, तो मैं इसको KSH के नाम से। अब ये KSH का वेरिएबल एक लेंथी वेरिएबल, लेंथी सेंस में था कि इसके नंबर ऑफ़ आइटम्स ज़्यादा थे, तो हम इसको ले लेते हैं ऑलमोस्ट, ताकि ये भी आपको समझ आ जाएगी कि अगर आपके पास ज़्यादा बड़े आइटम्स हों तो आप उनको भी इजीली डील कर सकते हैं। KSH के अबाउट 24 आइटम्स थे, तो उसको भी मैंने यहाँ पर ले लिया और उसको भी सेव कर लिया। अब ये हमारे पास जनरेट हो गए, तो हम इसको मूवमेंट करते हैं इसकी KAC की, थोड़ा सा नीचे ले आते हैं। उसके नंबर ऑफ़ आइटम्स भी यहाँ पे जो है वो ज़्यादा हैं, तो इसके एडजस्टमेंट कर लें। ओके जी, ये हमने बेसिकली अपने सबसे पहले तो आईवी और डीवी यहाँ पे ड्रॉ कर लिए हैं। अब इनके दरमियान हमने लिंक क्रिएट करना है कि किसका इम्पैक्ट किसके ऊपर है। तो आपने डायरेक्ट लिंक ऑप्शन पे क्लिक करना है, क्रिएट डायरेक्ट लिंक पे क्लिक करें और अब जब आप क्रिएट डायरेक्ट लिंक पे क्लिक करते हैं, अगेन ये येलो हो गया, तो आपने पहले आईवी को क्लिक करना है, उसके बाद आपने डीवी को क्लिक करना है। तो ये एक इसके ऊपर एरो साइन शो हो रहा है कि इसका इफेक्ट इसके ऊपर देखा जा रहा है। सेम वे के ऊपर आपने जो है वो दोबारा आईवी को और सेकंड डीवी को क्लिक करना। हर बार आपको जाके क्रिएट डायरेक्ट लिंक पे क्लिक करना पड़ेगा, फिर आईवी पे क्लिक करना पड़ेगा और फिर आपको जो है वो डीवी पे क्लिक करना पड़ेगा। इस तरीके से इनके दरमियान जो रिलेशनशिप होगा वो जो है वो डेवलप हो जाएगा। आईवी का इफेक्ट जो है वो डीवी पे आ जाएगा। और इसी तरीके से न्यूरोसिज्म का हम इसके ऊपर देख लेते हैं और न्यूरोसिज्म का जो है वो KAC पे। सो ये हमारे पास जो है वो हमारा बेस मॉडल जो जिसको हमने वर्किंग करनी है, ये हमारे पास जो है वो ड्रॉ हो चुका है। तो इसको हम यहाँ पे बेसिकली अब हम इसको सेव कर सकते हैं इस मॉडल को, क्योंकि ये मॉडल है तो मैं इसको एज अ सेव मॉडल इनटू JPG फाइल में अपने पास सेव कर रहा हूँ कि ये मेरे पास जो फाइल होगी वो सेव हो जाएगी। तो यहाँ पे हम इसको मल्टीपल रिग्रेशन के नाम से किसी फाइल में मैं इसको सेव कर लेता हूँ। तो मेरे पास 4 IVs आ गए और जो 2 जो है वो DV आ गए। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, अभी तो यहाँ पर ये आइटम शो कर रहा है, लेकिन जब ये फाइनल मॉडल रन करता है तो उस वक्त ये हमें आइटम जो होते हैं वो शो नहीं होते हैं। ओके जी, नेक्स्ट हमने क्या करना है, इसके बाद हम मॉडल ऑप्शन पे जाते हैं और सेव मॉडल एंड क्लोज पे जाते हैं। तो ये हमारा स्टेप जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। हमने इसे ओके किया, ये इसने प्रोसेसिंग करनी है, इसे प्रोसेसिंग कर लेने दें। जल्दी से आपने किसी चीज़ को स्टेप को कैंसिल नहीं करना है। उसके बाद आपने यहाँ पर इसको ओके कर दिया। अब वो जो मॉडल आपने ड्रॉ किया है वो यहाँ पर आपके पास बॉक्स के अंदर जो है वो शो हो रहा है। इसके बाद आप क्या करेंगे, स्टेप 5 है जो फाइनल स्टेप होते हैं जिसमें हमने एनालिसिस परफॉर्म करने होते हैं। तो यहाँ पर हम क्लिक करते हैं प्रोसीड टू स्टेप 5।
तो यहाँ सिंपली आपने डिटेल मेंशन है कि क्या कर सकते हैं हम, परफॉर्म SME एनालिसिस पे जाएंगे, इसको क्लिक करते हैं तो ये तमाम जो प्रोसेस है बेसिकली हमें रिज़ल्ट जनरेट कर दे देगा। तो यहाँ पर हमारे पास रिज़ल्ट्स आ गए हैं। अब रिज़ल्ट्स को अगर देखें तो ये हमारा मेन मॉडल जो है वो ड्रॉ हो गया। और अब हम सबसे पहले यहाँ बहुत सी चीज़ें जो होती हैं वो इकट्ठी देखी जा सकती हैं। सबसे पहले मैं जल्दी से रिज़ल्ट्स का ओवरव्यू दे देता हूँ। इम्पॉर्टेंट चीज़ तो यहाँ पर ये हमारे पास आ गई कि हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल एक जो फर्स्ट हैंड हमें जो रिजल्ट्स मिल जाते हैं वो यहीं पे मिल जाते हैं, जो हमारे पाथ कोफिशेंट्स होते हैं। जो पाथ कोफिशेंट्स होते हैं उनको हम यहाँ से इजीली देख सकते हैं, और साथ उनकी जो है ये कोफिशेंट के साथ उनकी पी वैल्यूज़ भी गिवन होती है। तो पी वैल्यू से हमें फ़ौरन से पता चल जाता है कि आइदर इसका इफेक्ट इसके ऊपर सिग्निफिकेंट है, इनसिग्निफिकेंट है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, वो यहाँ से हमें क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ से पाथ कोफिशेंट से पता चल जाता है कि इसका इफेक्ट जो है इस फर्दर स्पेसिफिक आईवी का इफेक्ट डीवी के ऊपर पॉजिटिव, नेगेटिव है, सिग्निफिकेंट है या इनसिग्निफिकेंट है। लाइक इन दिस केस EXT का इफेक्ट KSEG के ऊपर जो है 0.05 है, और ये 0.17 पी वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन, अगर हमने 5% सिग्निफिकेंस इंटरवल या 95% सिग्निफिकेंट इंटरवल पे काम कर रहे हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0.017 है, इसीलिए ये इनसिग्निफिकेंट है। और EXT का इफेक्ट जो हमारे पास KSC पे था वो सिग्निफिकेंट था। इन द सेम वे AGR का KSH के ऊपर पॉजिटिव एंड सिग्निफिकेंट है, एंड इट्स इफेक्ट ऑन KSE भी पॉजिटिव सिग्निफिकेंट है। बाकी तमाम अगर आप देखें तो तमाम का इफेक्ट जो है वो पॉजिटिव एंड सिग्निफिकेंट है। सो अब हम यहाँ से मूव करते हैं और जो जाते हैं कि मेन रिजल्ट विंडो पे। तो व्यू पे क्लिक करें। व्यू में सबसे पहले आप जनरल रिजल्ट्स को देखते हैं। अब जनरल रिजल्ट्स में तो ये इंफॉर्मेशन है प्रोजेक्ट से रिलेटेड कि आपने इसे किस नाम से सेव किया, कब सेव किया, डेट क्या थी, वो चीज़। इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे इसकी जो होती है वो मॉडल फिट इंडिसेस होते हैं। तो PLS के अंदर ऐसा नहीं होता कि जैसे कोवेरियंस के बेस के थ्रू हम अपने मॉडल फिटनेस को मेजर करते हैं। ये जो भी आप मॉडल डिफाइन करते हैं उसके साथ ये मॉडल फिटनेस जो होती है वो कैलकुलेट कर लेता है। तो यहाँ पर अगर आप फर्स्ट हैंड इसको देखें तो जैसे एवरेज पाथ कोफिशिएंट हमारे पास आ रहा है। एवरेज पाथ कोफिशिएंट का मतलब है कि जो अभी हमारे पास यहाँ पे तमाम कोफिशिएंट्स आ रहे थे, कोफिशिएंट में इनके जो इनके बीटा वेट सब के आ रहे थे, अगर हम इन तमाम का एवरेज ले लें, एवरेज जो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि इफेक्ट IV का इफेक्ट DV पे है, तो वो 0.215 था और वो सिग्निफिकेंट था। इन द सेम वे जो आर स्केयर, एवरेज आर स्केयर है, आप एवरेज आर स्केयर का मतलब भी यही है कि जो दोनों डीवीज के ऊपर जो इफेक्ट है वो दोनों डीवी के ऊपर जो इफेक्ट है, अगर हम इसका देखें तो इसको थोड़ा सा मैं मिनिमाइज करना ज़्यादा बेहतर होगा इसको यहाँ पे। अच्छा, तो अगर आप देखें तो आर स्केयर जो इसका बेसिकली आर स्केयर था KSH का वो 0.30 था और आर स्केयर 0.62 था। लेकिन अगर हम इन दोनों का एवरेज ले लें 62 और प्लस 0.3230 करके और डिवाइड बाई 2 करें तो ये हमारे पास अबाउट जो आ रहा है ये 0.92 आ रहा है। डिवाइड बाई 2 किया तो ये 0.46 आ रहा है। तो एक तरीके से हमारे पास जो एवरेज आर स्केयर की वैल्यू आ रही है दैट इज इक्वल टू 0.46 है, और ये बता रहा है कि ये सिग्निफिकेंट है। तो इसका मतलब इसका हायर था, इसका मतलब सारे इसको सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट कर रहे थे, और यहाँ इसका सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट जो है वो कम था। एडजस्टेड जो एवरेज एडजस्टेड आर स्केयर है अगेन वो भी इसी तरीके से निकाला गया है। फिर हम VIF देख लेते हैं। VIF आपको पता है वेरिएंस इन्फ्लेशन फैक्टर होती है कि कहीं मल्टीकोलिनैरिटी का इशू तो नहीं है, हमने 4 वेरिएबल लिए और चारों का इफेक्ट जो है वो इसके ऊपर कहीं ज़्यादा तो नहीं है। तो यहाँ पे जो इसकी VIF है वो भी लेस देन जो है वो आइडली जो रिक्वायर्ड होती है लेस देन इक्वल टू 3.3, ये इससे भी कम है। इसी तरीके से एवरेज फुल वेरिएंस अगर ओवरऑल पूरे मॉडल की वेरिएंस चेक की जाए तो वो भी हमारे पास लेस देन 3.3 आइडियल केस है। ये हमारी GOF एक इंडेसिस यूज़ की जाती है, ये 0.556 है और ये 0.36 से ज़्यादा और लार्जर इफेक्ट होता है, तो ये भी हमारा ओके है। सिम्पसन पैराडॉक्स रेशो भी 1 होनी चाहिए आइडियली, ये भी हमारे पास ठीक है। और आर स्केयर कंट्रीब्यूशन भी जो है वो ये आइडली 1 है, तो ये भी हमारे पास बहुत अच्छा आ रहा है। और स्टैटिस्टिकल प्रेशर रेशो भी 1 है, तो ये भी बहुत अच्छा आ रहा है, एंड सो ऑन। तो तमाम यहाँ पे हमारे मॉडल फिट इंडेसेस जो है वो प्रॉपरली मेजर हो रही हैं। तो इसका मतलब है कि वो हमारा ओवरऑल जो मॉडल फिटनेस है वो सारी ठीक है।
अच्छा, इसके बाद हम नेक्स्ट क्योंकि हम इसमें कोई इनडायरेक्ट पाथ तो नहीं है या और नहीं है, हम यहाँ पे सिंपली जाके तो पाथ कोफिशिएंट्स को देखते हैं। तो पाथ कोफिशिएंट्स का मतलब होता है कि जो आईवीज का इफेक्ट है वो डीवी पे जो है वो कितना है, यानी एक आईवी का इफेक्ट जो है वो डीवी पे कितना है, उसको यहाँ पर हम जो है वो टेस्ट कर सकते हैं। सो अगर मैं यहाँ इसको रखूँ, थोड़ा करके इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ इन दिस केस जो मेरे पास आ रहा है बेसिकली यहाँ पे सबसे पहले अगर आप नोट डाउन करें तो जो ई एक्स टी का इफेक्ट था, ई एक्स टी का इफेक्ट जो था के ए सी पे, ई एक्स टी का इफेक्ट जो के ए सी पे आ रहा है वो आ रहा है हमारे पास 0.35 और लेस दैन 0.01। अच्छा, ये क्योंकि इसके जो ये इसका कोफिशिएंट है 0.349, डेफिनेटली यहाँ पे राउंड करके रखा है, यहाँ पे 3 डिजिट्स है, 3 डेसिमल पॉइंट तक है और यहाँ पे 2 डेसिमल पॉइंट तक, तो राउंड ऑफ है, तो ये 0.35 है और सिग्निफिकेंस पी वैल्यू लेस देन 0.05 है। तो इसी पाथ कोफिशिएंट के नीचे ऊपर के जो पार्ट है उसमें कोफिशिएंट्स की वैल्यू गिवन होती है और लोअर पार्ट के अंदर उसकी जो होती है वो पी वैल्यूज प्रोबेबिलिटी वैल्यू दी है। तो अगर आप नोट करें तो यहाँ पे उसकी पी वैल्यू, तो यहाँ से आप उसको जब आप टेबल में ट्रांसफॉर्म करेंगे तो आप इनके साथ स्टार लगा लेते हैं तो बता देते हैं कि ये 1% पे सिग्निफिकेंस है, 5% पे है, 10% पे है या 0.01% पे है, तो वो आप फिर मेंशन कर लेते हैं। सो इन दिस केस तमाम जो पाथ कोफिशिएंट, इसी तरीके से ई एक्स टी का इफेक्ट 0.05 था जो के एस एच के ऊपर था। सो के एस एच के ऊपर जो इसका फैक्ट है वो 0.05 है, बट इन दिस केस इसकी जो पी वैल्यू थी वो यहाँ पे गिवन है कि 0.168 है जो कि ग्रेटर देन 0.05 है, इसीलिए ये इनसिग्निफिकेंट है। इसी तरीके से अगर आप ए जी आर का इफेक्ट जो है वो देखना चाहते हैं, ए जी आर का के सी पे, तो ए जी आर का के सी पे हमारे पास जो इफेक्ट आ रहा था वो 0.17 आ रहा था और उसकी पी वैल्यू सिग्निफिकेंट थी। यहाँ पर भी इसकी पी वैल्यू सिग्निफिकेंट है और ए जी आर का जो इफेक्ट 0.23 था किस पे के एस एच के ऊपर, तो यहाँ पे 0.24 जो है वो राउंड आउट करके और उसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो सिग्निफिकेंट शो हो रही है। सो यहाँ से हमें एक तो इन रिजल्ट से ये पता चल गया कि यहाँ पर हमारे पास जो है वो पाथ कोफिशिएंट्स हम उसको जो है वो देख सकते हैं, उन तमाम के जो पाथ कोफिशिएंट्स हैं उनको हमने देख लिया। और डेफिनेटली डीवी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता है, सिर्फ आईवी का डीवी के इफेक्ट होता है। तो 3 हमारे वेरिएबल जो थे वो पॉजिटिवली उसको इफेक्ट कर रहे थे और न्यू जो था या एन यू जो था ये उसको नेगेटिवली इफेक्ट कर रहा था और ये सिग्निफिकेंट थे। हम यहाँ से इसको क्लोज कर लेते हैं और क्लोज विंडो के बाद हम व्यू के बाद अब इसमें और ऐसे ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप मॉडल फिटनेस की तरफ जाते हैं तो आप व्यू इंडिकेटर लोडिंग पे जा सकते हैं जहाँ पर आप जाके अच्छा, इसमें पाथ कोफिशिएंट्स तो सिंपल दिए थे प्रोबेबिलिटी वैल्यू, लेकिन हम बाज़ दफ़ा हमें उनके स्टैंडर्ड एरर्स और इफेक्ट साइज भी चाहिए होते हैं, तो ये भी यहाँ पर गिवन है। अब स्टैंडर्ड एरर जो होते हैं वो जनरली जो हम टेबल फॉलो करते होते हैं उसमें मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि बीटा की वैल्यू होती है यानी कोफिशिएंट की वैल्यू, उसके साथ हमारे पास स्टैंडर्ड एरर्स होते हैं, उसके बाद टी स्टैटिस्टिक होता है और इसके बाद जो है वो हमारे पास पी वैल्यू होती है। तो ज़्यादातर सॉफ्टवेयर हमें इस तरीके से रिज़ल्ट देते हैं, लेकिन ये रिज़ल्ट थोड़े से सेपरेटली देता है। अब ई एक्स टी का जो के सी पे इफेक्ट था वो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ से देखूँ तो जो ई एक्स टी का इफेक्ट था के सी पे वो था 0.35, तो इसका मतलब है कि उसका जो बीटा वेट था बीटा वेट उसका जो था वो 0.35 था और उसका जो स्टैंडर्ड एरर है उसकी वैल्यू है 0.050 और अगर 0.35 को डिवाइड किया जाए 0.05 पे तो उसकी हमें टी स्टैटिस्टिक की वैल्यू मिल जाती है और टी स्टैटिस्टिक की वैल्यू जो होगी वो फिर हमें डिफाइन करेगी कि उसकी पी वैल्यू क्या होगी। पी वैल्यू क्या, वो लेस देन 0.001 है या किस तरीके से है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वो ऑलरेडी क्योंकि पी वैल्यू गिवन होती है तो अंडरस्टूड होता है सिग्निफिकेंस है। अदरवाइज 5% के ऊपर जो टी स्टैटिस्टिक की वैल्यू अगर 1.96 से ज़्यादा हो तो डेफिनेटली वो सिग्निफिकेंट होता है। तो ये हमें एक तो पाथ कोफिशिएंट है, नीचे इनकी इफेक्ट साइज है, इफेक्ट साइज का ये थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि कौन सा वेरिएबल उसको कितना जो है वो इफेक्ट कर रहा है और इफेक्ट साइज फॉर पाथ कोफिशिएंट जो है वो कितना आ रहा है, तो वो भी यहाँ पर हमारे पास जो है वो गिवन है। इनको समहाउ एक्सप्लेन किया जाता है, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है और कुछ रिसर्च के अंदर इसको नहीं किया जाता।
इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट अगर हम रिजल्ट्स में जाएं तो जैसे मैं बता रहा था कि आप इंडिकेटर लोडिंग क्रॉस लोडिंग्स पे भी जा सकते हैं। यहाँ से आपको बेसिकली तमाम जो आइटम्स हैं, जो आइटम्स की फैक्टर लोडिंग्स होती हैं, जो हमें कन्फर्मेटिव फैक्टर एनालिसिस वाली वीडियो में अगर आप देखें तो वहाँ पे मैंने क्लियरली एक्सप्लेन किया, वो पता चल जाएगा कि हर आइटम जो है वो उसकी क्या वो अपने ही जो तमाम आइटम्स हैं वो क्या अपनी वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, तो वो यहाँ पर तमाम फैक्टर्स की फैक्टर लोडिंग्स गिवन होती है। इस तरह से मतलब मल्टीपल रिग्रेशन के मॉडल के अंदर हमें और जो देखने वाली चीज़ है उसमें आप को रिलेशंस देख सकते हैं इनके दरमियान में, कि आइदर इनके दरमियान को रिलेशन जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा, और वो सिग्निफिकेंट है कि इनसिग्निफिकेंट। तो हमने यहाँ से व्यू में जाके को रिलेशन अमंग लेटेंट वेरिएबल और एरर्स को क्लिक किया, और डायगनल के ऊपर अगर देखें तो ये जो ब्रैकेट में है इसको हम कहते हैं स्क्वायर रूट ऑफ एवीए। जो स्क्वायर रूट ऑफ एवीए का मतलब होता है कि आप एवरेज वेरिएंस एक्सट्रैक्टेड की वैल्यू है, तो जितने भी को रिलेशन हैं अगर वो एवीए से लेस हैं तो इसका मतलब है कि आपका यहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेट वैलिडिटी का इशू नहीं है। आप डिस्क्रिमिनेटेड वैलिडिटी की प्लीज़ मेरी वीडियो देखें, उसमें मैंने इसको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया। तो इनकी ये क्या रिलेशनशिप जो है ये पॉजिटिव है और सिग्निफिकेंट है या नहीं, इसके साथ ही नीचे आपको इसी तरीके से जिस तरीके से ऊपर टेबल फॉर्मेटेड है यहाँ पर उनकी पी वैल्यूज़ भी गिवन है। तो अगर आप उनकी पी वैल्यूज़ को कंपेयर कर लेंगे तो यहाँ पर आपको उसकी सिग्निफिकेंस भी पता चलेगा। सो फार ये जितने भी हमारे कोरिलेशन है वो हाईली सिग्निफिकेंट है। और जो डायगनल के ऊपर है, डायगनल ये जो लाइन मैं ड्रॉ कर रहा हूँ इसको डायगनल कहते हैं, जो कॉर्नर्स को एजेस को मिलाती है, तो इसके ऊपर जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ एवीए गिवन है। और यहाँ पर क्योंकि कोरिलेशन हमारे से लेस हैं तो यहाँ पर हमें कोई किसी किस्म का मल्टी कोलिनैरिटी का भी इशू नहीं है या डिस्क्रिमिनेट वैलिडिटी का भी कोई इशू नज़र नहीं आ रहा। ओके, इसके बाद हम इसको क्लोज कर लेते हैं, और इसके बाद आप इसमें कोरिलेशन अमंग इंडिकेटर्स है वो आपको यहाँ ज़रूरत नहीं है। इनडायरेक्ट इफेक्ट्स अभी हम बात नहीं कर सकते, वो मीडिएशन और मॉडरेशन में हम यूज़ करेंगे। और बाकी बात कोरिलेशन ये इसमें आपके लिए कोई इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं हैं। तो जर्नल एक सिंपल मॉडल या मल्टीपल रिग्रेशन में आपको ये चीज़ें जो होते हैं रिक्वायर्ड होते हैं। अगर आप इन तमाम रिजल्ट्स को सेव करना चाहते हैं तो जस्ट सेव पे क्लिक करें और सेव ऑल क्लासिक मॉडल एस्टिमेट इनटू टैब डेलिमिनेटेड टेक्स्ट फाइल में सेव कर लें। और इसको ज़रा जाके यहाँ पे नाम दे देते हैं मल्टीपल और रिग्रेशन ही का नाम दे देता हूँ मैं इसको, और इसके बाद इसको सेव कर लेते हैं। तो ये हमारे टेक्स्ट फाइल में सेव हो जाएंगे, जिसे आप वर्ड की फॉर्मेट में खोल सकते हैं, या इसको आप फॉर्मेटिंग वाली वीडियोस को प्लीज़ देख लें, वहाँ से आपको समझ आ जाएगा। इस मॉडल को सेव करने चाहते हैं ये बीटा वेट्स या कोफिशिएंट के साथ, यहाँ पर मॉडल डेफिनेटली लेटेंट वेरिएबल्स के साथ नज़र नहीं आएंगे, तो इसीलिए हम इसको यहाँ पे सेव मॉडल इनटू जेपीजी फाइल में कर लेते हैं। तो ये आपकी जो रिग्रेशन का जो मॉडल होगा मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल, उसको जो है वो सेव कर लेगी। तो ये मॉडल बाद में आप इसको कॉपी करके अपनी वर्ड की फाइल में पेस्ट कर सकते हैं, और जहाँ पर आपने इसको अपने थीसिस में रिसर्च पेपर में शो करना है वहाँ इसको शो कर सकते हैं। इसमें लास्ट एक चीज़ की मॉडल फिट इंडिसेस तो हमने देख ली, और इसी के अंदर सॉरी मैं एक चीज़ आपको बताना भूल गया कि व्यू इंडिकेटर लेटेंट वेरिएबल कोफिशिएंट्स है। इसमें ये डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स सारे यहाँ पर जो है वो इनके गिवन है, जिनमें इन तमाम की कंपोजिट रिलायबिलिटी है, क्रोनबैक अल्फ़ा है, और एवरेज वेरिएंस एक्सपेक्टेड गिवन है, फुल कोलिनिटी VIF भी गिवन है, मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू मीडियन मोड, ये तमाम स्क्यूनेस कोर्टेसिस उसकी उसने यहाँ पे गिवन है। अगर डायग्राम हिस्टोग्राम देखना चाहते हैं कि उनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है कैसी है, तो वो भी यहाँ पर उन तमाम वेरिएबल्स की गिवन है, ये आपको लेटेंट वेरिएबल कोफिशिएंट्स में मिलेगी। और अगर फर्दर हम इसमें देखें तो एक्सप्लोर में जाते हैं हम अपने इस मेन मॉडल के ऊपर क्लिक करते हैं, यहाँ पर हम एक्सप्लोर पे क्लिक करते हैं, और अभी यहाँ पे ये इसको हम क्लोज करते हैं मॉडल को। इस मॉडल को हमने क्लोज कर दिया। अब दोबारा हम एक्सप्लोर पे जाते हैं तो हमारे पास ये मेन्यू खुल जाता है। मॉडल को क्लोज करने के बाद अब आप दोबारा एक्सप्लोर करेंगे, यहाँ पे एक्सप्लोर एडिशनल कोफिशिएंट एंड इंडिसेस हैं, इस पर आप क्लिक करेंगे तो जो एक इंडिसेस तो हमें ये वाली तमाम इंफॉर्मेशन जर्नल रिजल्ट्स में गिवन थी वो यहाँ पर तो मौजूद ही है, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा जो है वो आपको इंडिसेस भी दे दी गए हैं, जो हम SRM, R और SMR और chi स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं। तो
ये सारी चीज़ें यहाँ पर भी एक्सप्लेन है। इसके बाद आप रिलायबिलिटी जो हमने वहाँ पे डिस्कस की है, यहाँ पर भी कंपोजिट रिलायबिलिटी क्राउन बैक अल्फा गिवन है। कुछ और रिलायबिलिटी जो है जो एक्सेसिव निकाली हैं वो भी यहाँ गिवन है। फाइनली यहाँ पे अगर डिस्क्रिमिनेटरी वैलिडिटी कोफिशिएंट को देखना चाहते हैं तो ये को रिलेशंस है जो ऑलरेडी हमने वहाँ पे डिस्कस कर लिया है। सेम वही चीज़ यहाँ पे, और उनके साथ जो है वो स्ट्रक्चर लोडिंग जो आइटम्स की लोडिंग है वो भी यहाँ पे हमें गिवन है। इसके बाद कोलिनियरिटी भी दे दी गया कि उनके दरमियान कोलिनियरिटी कितनी है, मल्टी कोलिनियरिटी का इशू नहीं है यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मॉडल फिटनेस में जो हम डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी को डिस्कस करते हैं तो HTMT रेशोज़ का जिक्र करते हैं। तो यहाँ पर HTMT रेशोज़ गिवन है जो आइडियली 0.08 से जो है वो लेस होनी चाहिए। तो ये आपकी आइडियली जो है वो अगर लेस देन 0.80 से लेस है तो आपका मतलब है कि यहाँ पर आपके पास नो डिस्क्रिमिनेट वैलिडिटी का जो है वो इशू है। तो यहाँ से आप एक्सेसिव चीज़ें जो है वो देख सकते हैं। तो प्लीज़ यहाँ तक आई थिंक काफ़ी HTML की P वैल्यूज़ भी यहाँ गिवन है। आप इसको डिटेल में खुद से आप इसको स्टडी कर सकते हैं। फर्दर वीडियोस में यही चीज़ें रिपीट भी होंगी तो आपके कॉन्सेप्ट वहाँ से भी जो है वो क्लियर होंगे। फाइनली बिफोर एग्जिटिंग हम इस प्रोजेक्ट को सेव कर लेते हैं तो ये तमाम हमारा प्रोजेक्ट होगा वो सेव हो जाएगा। इंस्टेड सिवाय इसके कि आप 3 स्टेप, अगर आपका डाटा वही है तो आप वही रखेंगे। स्टेप 4 से आप अपने मॉडल को रीस्ट्रक्चर कर सकते हैं, लेकिन अगर आप स्टेप 2 पे जाके अपना डाटा चेंज करेंगे तो फिर आपको सारे स्टेप अगेन रिपीट करना पड़ेंगे। Thank you very much. If you have any queries, please comment me and I will try to give you answer. Thank you very much.